नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। 2019 के चुनाव में अमेठी में हार और वायनाड में जय जयकार के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर केरल के दौरे पर जाने लगे हैं। केरल में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव भी होने वाले हैं और इसीलिए उनका दौरा वहां ज्यादा बढ़ भी गया है। लेकिन केरल में उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है, आक्रामक हो गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि 15 साल तक यानी अमेठी का सांसद रहते हुए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आने के बाद मुझे ताजगी महसूस होती है। यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ के लोग सतही बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी केरल की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। लेकिन ये कहकर कि मुझे 15 साल तक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी, वो क्या कहना चाहते हैं? राहुल ये बात उस अमेठी, उस उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी को बार बार सांसद बनाया, संसद भेजा, बल्कि उनके पूरे खानदान को जिताया। अभी भी उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से ही सांसद है। क्या सिर्फ एक चुनाव में हार ने अमेठी और उत्तर प्रदेश के लिए उनका नजरिया बदल दिया? आज इसी पर होगी हुंकार। लेकिन आपको यह बता दें कि आज बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद नहीं है, आज फेस ऑफ है। आज दो ही लोग, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. आपके पास इटली जाने का समय है लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? 1.5 साल बाद भी वो हार को भूले नहीं है। And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. ये सोची समझी रणनीति, जहाँ जहाँ पांव पड़े राहुल के, तहाँ तहाँ बंटा ढार। राजनीति के मैदान में राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के पीछे राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें बीजेपी को उत्तर दक्षिण का भेद नजर आ रहा है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. राहुल की जुबान से जैसे ही ये बयान निकला, बीजेपी ने इसे लपक लिया। अब बीजेपी की पूरी फौज राहुल गांधी को अमेठी की हार से लेकर उत्तर भारत में कांग्रेस के सफाए का ताना दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, कुछ दिनों पहले वो नॉर्थ ईस्ट में थे और भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी जी, फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों का इतना बड़ा अपमान उन्होंने किया, 1.5 साल बाद भी वो हार को भूले नहीं हैं। इसको राहुल गांधी ने अपने इस भाषण के माध्यम से प्रतिबिंबित किया। भाई, एक तरफ उत्तर भारत दक्षिण भारत में घृणा फैला रहे हैं, बहन बाड्रा किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी की ओर से बयानों की बौछार हुई तो कांग्रेस के खेमे में भी सुगबुगाहट होने लगी। संदीप दीक्षित राहुल के लिए नसीहत लेकर सामने आए और वहीं रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बांटने वाली टूलकिट तो बीजेपी के पास है। प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने
इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। विघटन की और बंटवारे की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज के बारे में एक दूसरे से बांटा है। राहुल गांधी के बयान पर विवाद इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि पिछली बार उत्तर के अमेठी ने राहुल को नकार दिया था और दक्षिण के वायनाड से वो सांसद बने थे। सवाल ये है कि क्या अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से मिली हार राहुल को अब तक चुभ रही है? और अब हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो किसी के भी जहन में यह आता है कि क्या राहुल गांधी का बयान विभाजनकारी है? चुनाव प्रचार में उत्तर और दक्षिण का भेद आखिर क्यों किया गया? क्या उत्तर भारत के लोगों को मुद्दे की जानकारी नहीं है जैसा राहुल गांधी कह रहे थे? क्या 15 साल अमेठी का सांसद रहकर राहुल ने कुछ भी नहीं सीखा? और सवाल तो यह भी कि क्या राहुल पर बीजेपी का निशाना असली मुद्दों से भटकाना है? और इस पर बातचीत करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, दो खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुप्रिया, शुरुआत आपसे। स्मृति ईरानी ट्वीट करके कहती है राहुल गांधी एहसान फरामोश हैं, वो विभाजनकारी हैं। एस जयशंकर ये कहते हैं। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आ जाते अमेठी तो आपको वायनाड ना जाना पड़ता। स्मृति ईरानी जी के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट 2 साल की सरकार आ गई, बाल और महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। चुप्पी तभी तोड़ती है जब राहुल गांधी को बात करनी होती है। उनकी चुप्पी बड़ी प्रशंसनीय हो जाती है उनके लिए, और हमारे लिए बड़ी निंदनीय हो जाती है जब महिलाओं का अपमान होता है, जब अपराध बढ़ते हैं, जब सिंगर रेप कर में पकड़े जाते हैं तो स्मृति ईरानी के मुंह से शब्द नहीं फूटता। चिन्मयानंद शाहजहांपुर में पकड़े जाते हैं, एक शब्द नहीं फूटता। हाथरस की बिटिया के साथ क्या होता है, उसके चरित्र के हनन पर सारी भाजपा जुट जाती है, स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 16 भारतीय लैंग्वेजेस में स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछा था ट्विटर पर। आज भी जवाब का इंतजार है। स्मृति ईरानी जी, अगर ये सुन रही हो तो जवाब अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आप एक औरत हैं, आप एक महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, तो महिलाओं पर भी कभी कभी बोल दिया करिए। आप चूड़ियां भेजती थी और सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आज पेट्रोल 100 के पार है और रसोई गैस का सिलेंडर 175 रुपए बढ़ जाता है 2 महीने के अंतर्गत। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है स्मृति ईरानी जी। और बात आपने क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की करी, अच्छी बात करी आपने, और मैं जरूर इसका जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि मेरे लिए एक ये मार्मिक मुद्दा है। मैं अटल जी की रिस्पेक्ट करती थी और इसीलिए मैं कुछ जरूर बोलना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज अटल जी को कोट करते हुए कुछ लिखा, मेरा इको बंद करिए। अटल जी ने यह भी कहा था, इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी है, ना उठेगी, ना उठनी चाहिए। आदित्यनाथ जी, अपनी नफरत की राजनीति को जब बंद कर लीजिएगा तब आकर 2 बात हिंदुस्तान पर बोलिएगा। और जहां तक साउथ और नॉर्थ की बात है, हिंदुस्तान एक है। सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेशनल लीडर हैं जो साउथ और नॉर्थ दोनों से चुने जा सकते हैं। गई थी सुषमा स्वराज जी भी लड़ने साउथ से, हार गई थी बेल्लारी से, सोनिया जी ने ही हराया था। 3 टर्म वो अमेठी के सांसद रहे, अब वो वायनाड के सांसद हैं। आज हमें इस बात का जवाब देना है कि क्या साउथ की स्टेट्स जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्या उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा नहीं है? क्योंकि सिक्किम में उनकी 0 सीट है, क्योंकि तमिलनाडु में उनकी 0 सीट है, क्योंकि केरला में उनकी 0 सीट है, तो क्या ये सब जगह एक सीट है? क्या ये सब जगहों की बात हिंदुस्तान के साथ नहीं होगी? जहां भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? सुप्रिया, अब आपके इन सवालों का जवाब फ्यूल पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर। आप ये कह रहे हैं मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके के माहौल को बुना जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, अव्वल तो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की रिस्पेक्ट किया करती थी। मुझे लगता है कि वो नहीं है, रिस्पेक्ट तो अभी भी वहीं पर है। लेकिन दूसरी बात आप कह रही हैं कि ये पूरा का मामला जो है मुद्दा भटकाने के लिए है। संबित पात्रा, आपके पास कोई और मामला नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। उन्होंने तो अपना प्रेम जताया था वायनाड के लोगों के लिए।
देखिए रूबिका जी, मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर हम मुद्दा भटकाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता इन डिबेटों में भाग लेने ना आए। उनको तो जबरदस्ती हम भटका नहीं रहे हैं ना, वो मना कर देते। जब आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर फोन करते हैं कि राहुल जी के बयान पे आज डिबेट होगा, तो वो बोला मना कर देंगे, नहीं ये तो मुद्दा भटकाने वाला डिबेट है, हम तो नहीं जाएंगे इस डिबेट पे। तो किसी ने रोका नहीं था, उतना तो फ्रीडम है उनका। दूसरी बात है, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत देर तक कहा और इस प्रकार कहा जैसे कि राहुल गांधी मेरे पार्टी का लीडर है, जैसे ये राहुल गांधी हमारे यहाँ रह के बयान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि नॉर्थ के लोग सुपरफिशियल होते हैं, उनकी सोचने की तरीके, उनकी राजनीति का तरीका वो सुपरफिशियल होता है। 15 साल वो नॉर्थ से राजनीति करते थे, वो राजनीति अलग थी, मगर जब से वो वायनाड गए हैं वहाँ रिफ्रेश्ड महसूस कर रहे हैं, वहाँ तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग सतही रूप से राजनीति नहीं करते हैं, वो इन डेप्थ इश्यूज को समझते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने नॉर्थ और साउथ को पोलराइज करने की, बांटने की कोशिश की। 2-3 इसमें मैं अपना विषय रखना चाहूंगा। नंबर 1, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है बहाने ढूंढना, एक्सक्यूज ढूंढना अपने हार के लिए। ईवीएम खराब, हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब, केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट खराब, और अमेठी से हार गए तो नॉर्थ की जनता खराब, उत्तर प्रदेश की जनता खराब। आप बताइए, रायबरेली से आज भी उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी सांसद हैं, तो अर्थात वो एक सुपरफिशियल जगह से सांसद हैं। रायबरेली के लोग विषयों को समझते नहीं हैं। वायनाड की अच्छाई करना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल वायनाड की अच्छाई करिए, केरला के लोगों की जय जयकार होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं जय जयकार होनी चाहिए। मगर यह कहना कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, ये सारे लोग सुपरफिशियल हैं, इनको सतही समझ है। देखिए राहुल गांधी पूरे विश्व का सबसे सतही नेता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पूरा विश्व कह रहा है। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, वो एकमात्र, उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसा नेता है जो साउथ इंडिया से भी चुना जा सकता है, नॉर्थ इंडिया से भी चुना जा सकता है। देखिए तो ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा मंगल ग्रह से भी चुना जा सकता है। ऐसे बयान अगर देते रहेंगे तो वो दिन देर दूर नहीं जब भारतवर्ष से चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। आप याद करिए, अभी चंद दिनों पहले वो जाके नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आसाम के टी वर्कर्स को पैसा मैं दिलाऊंगा और गुजरात के जो ट्रेडर्स हैं उनसे छीन करके दिलाऊंगा। क्यों भैया, गुजरात के लोगों ने आपका क्या खराब किया था? गुजरात के ट्रेडर्स नहीं होने चाहिए थे क्या? आप आसाम के लिए अच्छी बात करिए, गुजरात के लिए खराब बातें क्यों करते हैं? कर्नाटक में जाते हैं और कहते हैं कि ये लिंगायत कम्युनिटी के लोगों को हिंदुइज्म से अलग कर दो। मैं एक कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में, सिर्फ याद दिलाते हुए कि आज हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है इस विषय को, और आज बिहार का विधानसभा भी चल रहा है। बिहार में संजय मयूख जो वहां के एमएलसी है, उन्होंने भी निंदा प्रस्ताव रखा है। दोनों जगह पुरजोर तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने भी एक तरह से माफी के मुद्रा में वो दिखाई दिए हैं, वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर पाए। और आनंद शर्मा जी ने भी कहा है कि राहुल गांधी ही समझा सकते हैं, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा है? हाँ भाई समझा दीजिए सुप्रीम ने कि ऐसा क्यों कहा है राहुल गांधी ने। चूंकि वो अमेठी से हार गए तो वहां की जनता सतही हो गई, सुपरफिशियल ज्ञान हुआ उनको, और केरल की जनता चूंकि उनको वायनाड से जिताया गया है तो वो सबसे शानदार जनता हो गई। इतना विभाजनकारी बयान क्यों? आई होप आपने वो बयान सुना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बयान सिर्फ एएनआई की रिपोर्ट पर पढ़कर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने वो पूरी स्पीच सुनी है तो मैं सबसे पहले तो इस बात का खंडन करती हूं कि उन्होंने नॉर्थ को सुपरफिशियल बताया है। मुझे लगता है कि प्रवक्ता साहब की अंग्रेजी और हिंदी थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि दोनों ही भाषाओं में है। मलयाली तो शायद वो नहीं समझते होंगे, लेकिन दोनों ही भाषाओं में वो अवेलेबल है स्पीच। तो जरा जाके प्लीज देख ले, पढ़ ले, सुन ले उस स्पीच को। उन्होंने नॉर्थ को कहीं पर भी सतही नहीं कहा है, कहीं पर भी सुपरफिशियल नहीं कहा। उन्होंने कहा है केरल के लोग ज्यादा समझना चाहते हैं मुद्दों को, और मुझे अच्छा लगता है ये बात। इसमें क्या गलत बात कह दी अगर उन्होंने किसी देश के एक हिस्से में जाकर ये बात कह दी? आप कहते हैं कि उन्होंने वेस्ट के लिए कुछ कह दिया, नहीं, उन्होंने वेस्ट के लिए कुछ नहीं कहा। आज देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, और मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कहना चाहती हूँ। योगी जी निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन योगी जी का नैतिक धर्म तो ये भी था कि जब हाथरस का सच खुला तो उनको सदन के सामने आकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए थी, और उन तमाम प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को और अपनी सूचना सलाहकार की मंडलियों को बर्खास्त कर देना चाहिए था, जिसने लड़की का चरित्र हनन कहा था और एडीजी लॉ ऑर्डर ने इसको नो रेप कहा था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहती हूं। मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि देश की बात हो रही है, तो जब देश की बात होती है
तो महापुरुषों की बात होती है, जब देश की बात होती है तो आजादी के महानायकों की बात होती है, उन लोगों की बात होती है जिसने हमारे देश की नींव रखी है। महात्मा गांधी को पहले खादी के कैलेंडर से निकाल बाहर किया गया, वहां मोदी जी चरखे पर आ गए। अब मोटेरा के स्टेडियम से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को निकालकर खुद मोदी जी आ गए। एक तरफ है एंड अडानी एंड, एक तरफ है रिलायंस एंड। तो जो हम दो हमारे दो है वो तो अब स्पोर्ट्स में भी क्रियान्वित होता दिख रहा है। उसका जवाब दे जरा। राहुल जी ने बात तो बिल्कुल पते की करी थी, हम दो हमारे दो। मैं राहुल गांधी की बात कर रही थी, आप महापुरुषों पर आ गए। मैं ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। मैं क्यों नहीं आऊंगी? मेरे देश के संबित पात्रा जवाब चाह रही है। सुप्रिया श्रीनेत, मैं देशभक्त हूँ, मैं बोलूंगी। देशभक्त सुप्रिया श्रीनेत आपसे सवाल पूछ रही है, भाई जवाब दीजिए। मैं देशभक्त हूँ ना, बोलूंगी मैं, हाँ बोलूंगी मैं। देखिए थोड़ा डिसिप्लिन देशभक्त हो जाइए, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। देखिए रूबिका जी, आज का विषय तो राहुल गांधी जी ने जो अपना भाषण केरल में दिया था उस विषय को लेकर है, और उस भाषण पे अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि संबित पात्रा हिंदी और अंग्रेजी में थोड़े कमजोर है। हाँ, मैं उड़िया जरूर हूँ, मैं ईस्ट इंडिया से आता हूं और बंगाली और उड़िया अच्छी तरह से बोल सकता हूं। आपको लगता है कि मैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकता हूं और अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है? तो हो सकता है। आप बहुत ज्ञानी हैं, सोनिया जी, राहुल जी बहुत ज्ञानी है, हम तो सब ऐसे मूर्ख लोग ही हैं। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने ही कहा था कि ये जो नॉर्थ के किसान हैं उनको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वो बिल पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए अभी तक वहाँ नॉर्थ में आग नहीं लगा, वरना अगर किसान समझ जाते बिल में क्या लिखा हुआ है तो आग लग जाती। किसान भी बेवकूफ़ है, ये संबित पात्रा, बीजेपी की प्रवक्ता, ये मोदी जी और ये अमित शाह जी, हम लोग कहाँ समझते हैं जी? सारी समझ तो पास्ता वालों के पास ही है, हमारे पास थोड़ी ही है। ये पूरे विश्व ने इस वीडियो को देख लिया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। रूबिका जी भी नहीं समझ पाई, एबीपी न्यूज भी नहीं समझ पाया, हम भी नहीं समझ पाए। सुपरफिशियल किसको कह रहे थे, रिफ्रेशिंग किसको कह रहे थे, नॉर्थ में 15 साल वो थे, ये भी हम नहीं समझ पा रहे। 15 साल राजनीति नॉर्थ में की। देखिए, राहुल गांधी कर्नाटक में जाते हैं और कहते हैं लिंगायत को अलग कर दो हिंदू धर्म से। वहां कर्नाटक में जाकर कर्नाटक के चुनाव से पहले कहते हैं कर्नाटक का अलग झंडा होना चाहिए। याद करिए, वो भी एक डिबेट का विषय बना था। आप याद करिए, यही राहुल गांधी बंद कमरे के अंदर कहते हैं कि हां, हम मुसलमानों की पार्टी है। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये इनकलाब जो अखबार है, सबसे बड़ा उर्दू अखबार, उसने अपना हेडलाइन छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। गुजरात के चुनाव में जाकर कहते हैं मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। देखिए, ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी, लड़ाने वाले, भिड़ाने वाले बयान देते रहते हैं। वैसे देखिए, राहुल गांधी तो वो है जिन्होंने कहा था दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। तो राहुल गांधी की समझ कितनी है, बूझ कितनी है, यह भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा, वैसे मगर मुझे एक बात आज जो इन्होंने डिवीजन की बात की है, इनको माफी। आप अगर राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं, राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है, किसी बात पर आपको लगता है कि उनका कहा कोई इंपॉर्टेंट महत्व नहीं रखता है, तो फिर इतनी बारीकी से उनके हर एक कहे शब्द को आप लोग क्यों परखते हैं? क्या जरूरत है? आप इग्नोर कर दीजिए, क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए, बहुत अच्छा। रूबिका जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसका एक अच्छे से जवाब देता हूं। देखिए, राहुल जी को हम महत्व नहीं देते हैं। राहुल जी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और सबसे सतही पॉलिटिशियन है, मगर फिर भी हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि जब तक वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बने रहेंगे तब तक हमारा उनके बयानों पर रिएक्ट करना कर्तव्य है, क्योंकि कांग्रेस आज भी ऑपोजिशन की मेन पार्टी है। जिस दिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस हटा देगी या जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, अगले क्षण आप देखिएगा हम राहुल गांधी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। चाहे आपका विपक्ष का नेता कितना भी गौण, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, कितना भी नासमझ, कितना भी बुद्धू, कितना भी मतलब नहीं समझने वाला क्यों ना हो, मगर आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है जी। आपको उसके बातों का रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, तो करना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस पार्टी हटा देगी कि राहुल गांधी को हम नहीं रिएक्ट करेंगे, और इसीलिए बार-बार उनके ऊपर इस तरीके के आक्रमण होते हैं, और आक्रमण के लिए वो खुद ही इनविटेशन देते हैं। जब वो ये कहते हैं कि 15 साल तक मेरे लिए एक अलग तरह का अनुभव था। अलग तरह का अनुभव क्या होता है राजनीति का? वहां केरल जाके अलग अनुभव होता है और यहाँ अलग अनुभव होता है। रूबिका जी, क्योंकि आपने नहीं चेक किया तो मुझे लगता है मैं ही चेक कर दूं। जब वो हमारे नेता को नासमझ और बुद्धू बुलाएंगे, तो अगर हम उनके नेता को झांसाराम और फेकू बुलाएं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अब शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति करते वक्त थोड़ी स्तर की राजनीति करनी चाहिए। स्तरहीन और तर्कहीन राजनीति कर देश का जो गरातल में डालने का काम भाजपा कर रही है वो सबको दिख रहा है। क्योंकि इतने हिमायती नॉर्थ के बन रहे हैं और स्मृति ईरानी जी डट पड़ी हैं, बन गई हैं
वाक पे वाक पटुता दिखा रही हैं। जरा ये बता दें कि भाई फूड पार्क अमेठी का क्यों बंद कर दिया गया, ट्रिपल आईटी अमेठी का क्यों बंद कर दिया गया, हिंदुस्तान पेपर मिल अमेठी की क्यों बंद कर दी गई, इंडियन होटल मैनेजमेंट क्यों बंद कर दिया गया, नेशनल ऑटो रिसर्च पार्क क्यों बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें तो आप ही ने बंद करा दी। आप ही की सरकार ने द्वेष की राजनीति के चलते अमेठी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करके राहुल जी के कार्यकाल में बंद कराई। आपने तो अभी तक नहीं खुलवाई, तो आप किस मुंह से दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं अमेठी के लोगों की बात करने। अमेठी के लोगों ने जितना प्यार और सम्मान हमें दिया है वो आगे भी मिलता रहेगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आपने क्या सम्मान दिया, की राजनीति की शुरुआत आपने की। इनके लोगों ने नहीं पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अमित शाह जी ने, पहले मैं अभी बोल रही हूँ ना रुबिका जी, नहीं रुबिका जी अभी मैं बोल रही थी, आपने मुझे बीच में काट दिया, मैं भी बोल रही थी। ठीक है, बोलिए। अमित शाह जी ने तो गांधी जी को चतुर बनिया कह डाला था। हाँ, अमित शाह जी ने तो महात्मा गांधी को, गांधी के इस देश में महात्मा गांधी को चतुर बनिया कह डाला था। इनके प्रधानमंत्री तो एक वैवाहित औरत को बोलते थे जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये औरतों का सम्मान करते थे। तो ये लोग हमें जरा पाठ पढ़ाना बंद करें। सच तो यह है कि केरल में इनकी जो 1 सीट है, तमिलनाडु में जो 0 सीट है, आंध्र प्रदेश में मान 4 और तेलंगाना में मान 5 सीट है, उससे ये बौखला गए हैं। राहुल गांधी जी की कुबत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं, तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। आप मुझे जवाब लेने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला गई है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्यों भाई, इस देश के 66% हिस्से में भाजपा नहीं है, तो क्या बाकी जगहों पे भाजपा के प्रधानमंत्री और हमारे भाई, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने जितनी भी लाइनों को बोला है, आप कह रहे हैं कि आप समझी नहीं है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? तो वहां पे बोरियत होती थी, यहाँ ताजगी है, वहां बोरियत हो रही है। क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई केरल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है या नहीं है रुबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, आप समझ रही हैं ना? ये तो कंपैरिजन हो गया ना? आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, या आप भी समझ रही है? कोई बात नहीं, मैं आपसे बहस करने समझ रही हूँ। मैं तो पात्रा जी से बहस करने आई हूँ, आपसे बहस का बोतल है। नहीं, बहस की नहीं, मेरा काम है आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल करना, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ। घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी यहाँ पे। अरे नहीं सुप्रिया श्रीनेत, आप गलत डायरेक्शन में जा रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो मैंने ये तो सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। जवाब दीजिए सम्बित पात्रा। राहुल गांधी पर तो आप लोग तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन आपकी मंत्री स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही बात करने के लिए क्यों आगे आती हैं? देखिए, पहली बात तो है, 2-4 प्रश्न इन्होंने पूछा, मैं सबका जवाब देता हूं। लिख लिया था मैंने प्रश्न। स्मृति ईरानी जी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो क्यों दौड़ी चली आती है अमेठी में। अरे क्यों ना है, वो अमेठी में दौड़ा के भगाया है जो राहुल गांधी को, सर पे पांव रख के राहुल गांधी भागा था वायनाड, ऐसे थोड़ी भगाया है। और क्यों भगाया है? अपना फैमिली बैस्टियन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया इतने वर्षों तक, और उसी के कारण भागना पड़ा। नंबर 1 तो बिल्कुल हमारी शेरनी स्मृति ईरानी, स्मृति दीदी दौड़ के जाएंगी और भगाएंगी, नंबर 1।
नंबर 2, इन्होंने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी का साउथ में कोई सरकार नहीं है। अरे बीजेपी की साउथ में सरकार है, कर्नाटक में है, और अभी जुम्मा चुम्मा तो कुछ घंटे ही हुए हैं। पुदुचेरी में राहुल गए और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ना, गायब कांग्रेस की सरकार। तीसरी बात, इनका प्रश्न था कि भाषा का स्तर, राहुल गांधी मोदी जी को चोर इत्यादि कहें, गुजराती में कहें कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसका डिफेमेशन केस अभी भी चल रहा है। मोदी जो लोग होते हैं जिनका टाइटल मोदी है, उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे। तो संबित पात्रा, पास्ता नहीं खाते क्या? पिज्जा नहीं खाते आप? ये बड़ा प्यार करते हैं। नहीं, आपको पसंद नहीं है पास्ता और पिज्जा? नहीं, हम तो कहां से हम, नहीं कहां, अरे रूबिका जी कहां से खाऊंगा पास्ता? मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, मुझे तो हिंदी भी नहीं आता, मैं कहां से अफोर्ड करूंगा पास्ता खाऊंगा, बताइए आप। अभी तो मेरे को मेरी कांग्रेस की बहन ने बोला कि आपको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, आपको कुछ भाषा भी नहीं आता है। हम लोग तो ऐसे, आपको भी कहां आती है? आपको भी कुछ समझ में थोड़ी आता है, आप भी समझ नहीं पा रही है क्या भाषण दिया। वो केवल इंटेलिजेंट लोग तो सब कांग्रेस में ही है, हम लोग थोड़ी कुछ समझते हैं। तो प्रश्न है, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहूलुहान था, वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी, उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है, उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने, इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहां पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। चलिए अभी देश माफी मांग, स्वतंत्रता आंदोलन में माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, की औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की नाम ले लिया, माफ। अरे भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो, माफ कर दो, भगवान का नाम ले लिया। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो रूबिका जी, फिर मैं बोलूंगी भगवान का नाम ले लिया। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो?
अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में, आपको पागल खाने भेजना है। पहले पागल खाने जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट होगी तब जाके ठीक होगा। गड़बड़ा गया है, सारा गड़बड़ा गया है। आपने कहा कि इस देश को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को। संबित पात्रा, चलिए अब मैं जवाब दे दूं। मैं देखिए, पहली बात तो यह शहादत पे कोई डिबेट नहीं हो रही थी, और मैं आपको आज देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं, आप बताओ, ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नहीं रूबिका जी प्लीज, रुकिए एक सेकंड, रूबिका जी जस्ट रूबिका जी, मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। नहीं रूबिका जी, मैं ये एबीपी न्यूज पे भाग नहीं लेना चाहिए। नहीं रूबिका जी जस्ट अ सेकंड रूबिका जी एक सेकंड। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। मैं यहां पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का। यहां तू तड़ाक सुनने नहीं आता। मैंने किसी को भी तू नहीं कहा। मैंने मेरे यहाँ दूसरी प्रवक्ता बैठी है, मैंने उनको बहन भी कहा। मैंने एक बार भी उनको तू नहीं कहा। वहां पर आप अच्छा करिएगा। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को ये एड्रेस कर रहा हूँ। कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? आपने अपनी बात रख दी, कैसे लोगों को बुलाती है? किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था। ओके, आप रुक जाइए, आप उनको कहने दीजिए। रूबिका जी, आप इनकी आवाज कम करिए, बोलने दिया। सुप्रिया श्रीनेत, आपकी बात सुनी, हर किसी ने बेरोक-टोक आपकी बात सुनी। अब आपको वो मौका देना चाहिए सामने वाले को। मेरी आवाज क्यों कम होगी? नहीं, कौन कर रहा है आपकी आवाज कम? आप रुक जाइए सुप्रिया श्रीनेत। संबित पात्रा, मैं गलत ना सुनती हूं ना कहती हूं। मैं गलत लेकिन सुनूंगी भी नहीं। रूबिका जी, ये भी सुन लीजिए आप। नहीं रूबिका जी, मैं बिल्कुल ये आप डिबेट कराइए प्लीज रूबिका जी। ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। चुपचाप आप रूबिका जी इनको शांत बैठाइए। तब रुक जाइए। और एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरी आवाज उन तक लेट पहुंच रही है, फिर उसके बाद वो वापस रिएक्ट कर रही हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। डिले इज मेकिंग अ प्रॉब्लम। सुप्रिया श्रीनेत प्लीज, अब आप कुछ रिस्पॉन्स मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं समझ रहा हूँ। संबित पात्रा, रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बथिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं, राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अरे बुद्धू है वो बुद्धू को क्या बचा रही हो आप? छोड़ो ना। अरे बुद्धू है तुम्हारा लीडर। बैठो ना, क्या करके किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी? किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट में रूबिका जी। आप बताइए, इनके एरोगेंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए, स्पेशली इसीलिए बुलाया गया। मैं उत्तर तो दे दूं। सुप्रिया श्रीनेत रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप कह दिया आप दोनों ने एक पॉइंट स्कोर कर दिए ना सर। दोनों ने कर दिए ना। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए। एक मार्क्स दोनों को दे दिए मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी पे। इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी। तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। सीट रह गए हैं। यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है,
आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet. I'll tell you, most uncouth woman, illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Please. You are a bloody joker. That's what you are. What are you guys doing? Please. You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए। मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीने, संबित पात्रा, आप दोनों को स्पेशली बुलाया था, इसलिए बुलाया था क्योंकि आप दोनों अपने टर्म में अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मामला तो बिल्कुल एकदम रेखा पार हो रहा है, सीमा पार हो रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव, जरा रुक करते हैं क्या कहते हैं। बीच इस प्रकार के काम करते करते वो आगे आए हैं। ये काम इतने बड़े देश में बहुत ही महत्व का होता है, लेकिन जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसे इन कार्यों से निकाल करके, ऐसे होनहार अफसरों को निकाल करके इस तरफ ले जाना पड़ता है। एक प्रकार से हम उसके टैलेंट के साथ अन्याय करते हैं, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उस एंटरप्राइज का नुकसान होता है, और इसलिए ये एक तरह से देश को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। पब्लिक सेक्टर पर बजट को लेकर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।